हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का 12th चैप्टर, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताब। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी ये हिस्ट्री की बुक का लास्ट चैप्टर है। आज आपकी दोस्तों ये हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम या तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे या फिर हो सकता है ज्योग्राफी पढ़ाएं। ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक दोस्तों आज ये कंप्लीट हो गई है, हो जाएगी, मतलब इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट करवाएंगे आपसे। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें मैं बता दूं। सबसे पहले दोस्तों, चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिन्हें दोस्तों आपने क्या करना है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, आपने जो है इनको अलग तरीके से, अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको सुटेबल लगता है, मैंने शॉर्ट नोट्स तो आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको इससे भी शॉर्ट्स बनाना है तो आप अपने हिसाब से इनमें से जो मेन मेन हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ये आपको अलग कलर में दिख रही होंगी, ऑरेंज वाले कलर में। तो दोस्तों, इन जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, बस आपसे इतना ही कहना था। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और बिना किसी देरी के दोस्तों चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों चैप्टर की, तो चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इमारतों के बारे में, प्राचीन टाइम की, और चित्रों के बारे में, और किताब के बारे में कि वो हमें क्या बताती हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ यानी कि दोस्तों यहाँ पर को बात की जा रही है मेनली मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसका निर्माण जो है दोस्तों कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन उन्होंने इसका केवल एक ही सिरा बनवाया था, एक नीचे का ही ये मंजिल टाइप की बनवाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा पूरा निर्माण किया गया था कुतुब मीनार का। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो लौह स्तंभ है ये वही उसी साइड को है। तो ये शिल्पकारों की काफी ज्यादा कुशलता और काफी ज्यादा स्किलफुल एक ये कृति है, जो कि बहुत ज्यादा एक अद्भुत उदाहरण है ये स्तंभ अपने आप में। ठीक है। इस स्तंभ की दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 7.2 मीटर। ठीक है। 7.2 मीटर। ठीक है दोस्तों। और इसका जो वजन है दोस्तों वो कम से कम 3 टन है। 3 टन से भी ज्यादा है यानी कि। ठीक है। इस स्तंभ का जो दोस्तों जो निर्माण हुआ वो लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है। 1500 वर्ष पहले ये जो आपका मेहरौली का स्तंभ है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ। ठीक है। इसके बनने के समय की जो जानकारी है दोस्तों, हमें वो काफी सारे अभिलेखों से मिलती है। ठीक है। और दोस्तों, आप को पता ही होगा अभिलेख क्या होते हैं, जो कि दोस्तों पत्थरों पर लिखे जाते थे प्राचीन टाइम पे शासकों द्वारा। ठीक है। तो ये कि ये जो मेहरौली का दोस्तों स्तंभ है, इसकी जानकारी भी दोस्तों हमें अभिलेख से मिलती है। ठीक है। इसको दोस्तों क्या हुआ, चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है इसको बनवाने में, जो कि गुप्त वंश के थे। ठीक है। मतलब गुप्त वंश से संबंधित थे ऐसा कहा जाता था। चंद्र नामक शासक ने इस का निर्माण किया था, ये मेहरौली के स्तंभ का। ठीक है दोस्तों। अब ऐसा अनुमान है दोस्तों, रियल में किया गया था या नहीं ये तो कुछ कंफर्म है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों कि इतने वर्ष हो गए फिर भी इसमें जंग नहीं लगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी इनकी कलाकृति में, मतलब इनकी जो स्थापत्य में एक अलग कला थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, कैसा भी लोहा हो दोस्तों, उसमें जो है जंग लग जाता है एक समय के बाद। अगर लोहे को आप छोड़ देंगे तो लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है। वो आम बात है। तो लेकिन इतने साल हो गए, इतना प्राचीन ये मेहरौली का स्तंभ है, लेकिन दोस्तों आज तक का इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट और आश्चर्य की बात है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको लौह स्तंभ ये वाला समझ में आया होगा, मेहरौली वाला। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ईंटों और पत्थरों की इमारतें। जो ईंट ईंट और पत्थरों की इमारतें कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो शिल्पकार थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी कुशलता का यूज किया। ठीक है। कुशलता का यूज करके उन्होंने क्या किया दोस्तों, स्तूपों का निर्माण किया। ठीक है। स्तूप किस टाइप के दिखते थे, कुछ कुछ इमारतों के टाइप के दिखते थे दोस्तों। स्तूप, ये स्तूप जो है दोस्तों मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला,
यानी ठीक है दोस्तों। स्तूप का दोस्तों जो आकार होता है वो इस टाइप का होता है। प्रारंभ में ऐसा आकार हुआ करता था, इसे हम टीला कहते थे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जो आकार होता था। ठीक है। स्तूप के जो है दोस्तों फिर बाद में विभिन्न विभिन्न आकार बनने लगे। कुछ स्तूप जो होते थे दोस्तों गोल होते थे, कुछ दोस्तों लंबे होते थे, कुछ दोस्तों बड़े होते थे, और कुछ दोस्तों क्या होते थे, छोटे होते थे। ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम पे अलग अलग आकार बनने लग गए थे स्तूपों के। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उन सब में एक समानता थी स्तूपों में। इनके भीतर जो है दोस्तों एक छोटा सा डिब्बा होता था। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इनके स्तूपों के अंदर जो छोटा सा डब्बा होता था, उसके अंदर क्या होता था दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो बौद्ध धर्म से संबंधित आभूषण थे और जो दोस्तों अन्य चीजें थी उनको रखा गया था। ठीक है। तो ये जो प्राचीन टाइम में जो प्राचीन जो भी आभूषण से संबंधित चीजें थी उन्हें इसमें रखा गया था, और इसको दोस्तों उस टाइम पे धातु मंजूषा कहा जाता था। तो ये प्राचीन जो गहने की संबंधित चीजें थी दोस्तों, उनको जो है इसमें रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, स्तूपों के दोस्तों जो चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। एक वृत्ताकार, एक पथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। एक रास्ता होता था जिसे हम कहते थे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है दोस्तों। यानी कि स्तूप की एक परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बनाया गया था, जिसे दोस्तों हम प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, तो इस रास्ते के से रेलिंग को घेर दिया गया था। इसको मतलब पूरा बाउंड्री कर दी गई थी, इस एरिया को पूरा घेर दिया गया था इसकी सुरक्षा के लिए। इसकी जो बाउंड्री बनाई गई थी, जो दोस्तों इसकी रेलिंग की गई थी, इसे दोस्तों वेदिका कहते हैं। और वेदिका दोस्तों जो है, इसमें बड़े बड़े उस टाइम पे प्रवेश द्वार बने हुए रहते थे, जहाँ से अंदर व्यक्ति प्रवेश करते थे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, आरंभिक जो हिंदू मंदिर थे, इनका निर्माण भी इस काल में शुरू हो गया था। जो प्रारंभ में मंदिर बनाए जाते थे, उनमें जो प्रारंभिक देवता थे उसमें प्रमुख थे दोस्तों विष्णु, शिव और दुर्गा। ठीक है दोस्तों। और पार्वती भी उस टाइम पे प्रमुख थी, और विष्णु और शिव भगवान जो थे दोस्तों, उस टाइम पे काफी ज्यादा ये फेमस हो चुके थे प्रारंभिक टाइम पे। और आज तक का जो है दोस्तों इनकी उपासना की जाती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, तो मंदिर का जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो होता था गर्भगृह। ठीक है। यहाँ क्या होता था दोस्तों, यहाँ मुख्य देवी या देवता का वास माना जाता था। इसलिए दोस्तों इस गर्भगृह में देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसके अलावा दोस्तों उस टाइम पे पुरोहित जो होते थे, इन्हें ही केवल धार्मिक अनुष्ठानों करने का एकमात्र इनको अधिकार होता था, पुरोहितों को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ भक्त लोग पूजा करने भी आया करते थे। स्त्रियों को दोस्तों उस टाइम पे धार्मिक अनुष्ठान करना मना था। और इसके अलावा जो शूद्र वर्ण के दोस्तों लोग होते थे, उन्हें भी उस टाइम पे प्राचीन समय पे धार्मिक अनुष्ठान करना मना था। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक ईंटों और पत्थरों की इमारतें, जिसमें हमने जाना बेसिकली स्तूपों के बारे में और कुछ मंदिरों के बारे में, जिसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें थी दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। यानी कि दोस्तों हमने अभी इस टॉपिक में पढ़ा था कि स्तूप और मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि ये स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है। तो दोस्तों क्या होता था, स्तूप और मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें काफी ज्यादा धन की आवश्यकता होती थी। क्योंकि स्तूप और मंदिर उस टाइम पे प्रारंभिक टाइम पे इनकी संरचनाएं काफी अच्छे तरीके से बनाई जाती थी, जिसमें दोस्तों काफी ज्यादा खर्चा होता था। ठीक है। इसलिए काफी ज्यादा हमें धन की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा दोस्तों आमतौर पर यहाँ जो है दोस्तों राजा या रानी ही दोस्तों क्या कर बनवाते थे, स्तूप या मंदिर बनवाते थे। अगर दोस्तों आप प्राचीन टाइम के स्तूपों को देखो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इन्हें जो है स्तूपों को और सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा दोस्तों जो मंदिरों का ज्यादातर निर्माण किया करवाया था, वो चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से उस टाइम में दोस्तों जो ये स्तूप वगैरह और मंदिर जो बनवाए जाते थे, तो इनमें जो बनवाए जाते थे ये राजा या रानी की मदद से बनवाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि उनके पास धन होता था। इसके अलावा दोस्तों पहला काम इसमें ये होता था कि अच्छे किस्म के हमें पत्थर ढूंढने पड़ते थे किसी भी मंदिर या स्तूप को बनवाने के लिए। ठीक है। ताकि वो लंबे समय तक का टिक सके। इसके अलावा दोस्तों मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर एक स्थान पर शिलाखंड होते थे, यानी कि जो पत्थरों के टुकड़े होते थे, उन्हें पहुंचाना होता था। एक परफेक्ट प्लेस चूज करना होता था, एक उचित स्थान हमें ढूंढना पड़ता था मंदिर या स्तूप बनाने के लिए, जहां फिर हमें क्या करना पड़ता था, हम पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाते थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पत्थरों को काट छांट कर तराशने
खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। यानी कि पत्थरों को क्या किया जाता था दोस्तों, अलग-अलग पत्थरों को आकार दिया जाता था, जिनसे दोस्तों दीवार की चौखटें और फर्श और छतों को इनसे आकार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इमारत की सजावट की जाती थी। यानी कि दोस्तों जो मंदिरों में उस टाइम पे प्राचीन टाइम पे लोग आते थे, अपने साथ जो भी वो उपहार लाते थे, जो भी वो भेंट लाते थे, जैसे कि आप लोग भी दोस्तों मंदिर में जाते होंगे, तो आप जो भी भेंट ले जाते हैं भगवान के लिए, तो उसी तरीके से प्राचीन टाइम पे भी लोग दोस्तों भगवान के लिए भेंट ले जाया करते थे, उपहार ले जाया करते थे। और इन उपहारों का क्या यूज़ करते थे मंदिरों में, मंदिरों को इस इन उपहारों से दोस्तों सजा दिया जाता था, ठीक है? इन उपहारों से मंदिरों को सजा दिया जाता था बेहतर तरीके से, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले और लोहार, सुनार होते थे। क्योंकि दोस्तों इनके पास काफ़ी मात्रा में धन होता था, इसलिए दोस्तों जो व्यापारी और कृषक वगैरह जो माला बनाने वाले और सुनार वगैरह होते थे दोस्तों, ये जो है दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दान दिया करते थे। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकों की दुनिया। पुस्तकों की दुनिया के बारे में हम जान लेते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें, इस युग में दोस्तों कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना हुई थी और कुछ उत्कृष्ट वीर गाथाएँ भी हमें स्त्री पुरुषों की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देवताओं की भी कुछ गाथाएँ और कथाएँ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? करीब 1800 साल पहले क्या हुआ दोस्तों, एक तमिल महाकाव्य की रचना हुई, ठीक है? शिलप्पादिकारम, ठीक है दोस्तों? इस तमिल महाकाव्य का नाम था शिलप्पादिकारम। दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है कई बार कि दक्षिण भारत के एक तमिल महाकाव्य के बारे में बताइए, तो इसका आंसर है दोस्तों शिलप्पादिकारम। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक रचना की गई थी, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है दोस्तों ये साउथ इंडिया का, शिलप्पादिकारम तमिल भाषा में है। इसके जो रचनाकार है दोस्तों उनका नाम इलांगो नामक कवि थे दोस्तों, इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी। इसमें आपको दक्षिण भारत की काफ़ी सारी डिटेल देखने को मिल जाएँगी, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है मेनली कोई ये शिलप्पादिकारम नामक एक महाकाव्य में इसमें कोलवन नाम के एक व्यापारी की एक कहानी है, ठीक है? तो ये जो व्यापारी है एक कोलवन, तो इसकी जो एक कहानी है वो इस शिलप्पादिकारम में डिस्क्राइब की गई है, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों ये तमिल महाकाव्य एक और भी है, उसका नाम है मणिमेखलाई, ठीक है? तमिल महाकाव्यों का जब भी नाम आता है दोस्तों तो दो महाकाव्यों का आपने नाम याद रखना है। एक तो दोस्तों शिलप्पादिकारम और दूसरा मणिमेखलाई। दोस्तों ये दो जो हैं प्रमुख महाकाव्य हैं तमिल के। ये जो मणिमेखलाई था दोस्तों इसकी 1400 साल पहले इसकी रचना की गई और इसकी जो रचना की गई दोस्तों ये की गई थी सत्यनारायण द्वारा, इन्हें इसे लिखा गया था। और इसमें दोस्तों जो है कोलवन तथा माधवी की एक बेटी की एक कहानी है, ठीक है? कोलवन और जो माधवी है, ठीक है दोस्तों? उन दोनों की जो बेटी की कहानी है, वो इस मणिमेखली नामक महाकाव्य में मौजूद है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, कालिदास द्वारा रचित भी मेघदूत है, जिसमें हमें उत्तर भारत के बारे में काफ़ी डिटेल मिलती है। मेघदूत काफ़ी ज़्यादा एक फेमस कृति है दोस्तों, जिसकी रचना दोस्तों कालिदास द्वारा की गई थी, ठीक है? तो ये थी दोस्तों आपकी पुस्तकों की दुनिया जिसमें हमने जाना शिलप्पादिकारम, मणिमेखलाई और कालिदास की मेघदूत के बारे में, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ठीक है दोस्तों? यानी कि पुरानी कहानियों का संकलन किस प्रकार किया गया और कौन-कौन सी कहानियों का संरक्षण किया गया, ठीक है दोस्तों? अब जानते हैं हम। सबसे पहले देखिए दोस्तों हिंदू धर्म जो है दोस्तों, इससे जुड़ी कहानियाँ जो हैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, जो कि अभी भी प्रचलित है। उस काल में कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे ये। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें उस टाइम पे दोस्तों इनमें जो है पुराण वगैरह शामिल थे। पुराण जो है दोस्तों हिंदू मान्यता में काफ़ी ज़्यादा प्रमुख माना जाता है और पुराण में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हमें वेदों की मिलती भी है दोस्तों। वेद पुराण जो हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों? पुराण का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन या पुराण, ठीक है? पुराण प्राचीन यानी कि पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन, यानी कि प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी, ठीक है? पुराणों में दोस्तों 4 देवी-देवताओं को प्रमुख माना गया है, एक विष्णु, शिव और दुर्गा और पार्वती, ठीक है? इन देवी-देवताओं की जो कहानियाँ हैं, वो आपको ज़्यादातर देखिए दोस्तों पुराणों में देखने को मिलेंगी, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अधिकतर जो पुराण हैं हमारे वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसे सब सुन और समझ सकते थे,
ठीक है। यानी कि दोस्तों जो ये पुराण थे हमारे सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, सरल संस्कृत श्लोकों में। संस्कृत भाषा जो है दोस्तों हमारी काफ़ी ज़्यादा बेहतर भाषा है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों, आपने संस्कृत भाषा को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा के बराबर विस्तृत और संस्कृत भाषा के बराबर लॉजिकल लैंग्वेज पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगी। इतने अच्छे फैक्ट्स हैं दोस्तों संस्कृत भाषा में, इतनी बेहतर लैंग्वेज है, आप उससे कुछ भी जान सकते हैं। सारी वेदों में जो भी संस्कृत में सारी नॉलेज है, वो पूरी साइंस से लेके आपके आर्ट से लेके ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट की नॉलेज जो है दोस्तों आपको संस्कृत लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पे भी ये संस्कृत में लिखे गए थे पुराण, जिन्हें सब सुन और समझ सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक शर्त होती है दोस्तों, स्त्रियों को ये श्लोक पढ़ना मना था, और इसके अलावा जो शूद्र वर्ण के लोग थे दोस्तों, उन्हें भी ये सुनना मना था। ठीक है। दो संस्कृत महाकाव्य दोस्तों उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर थे। एक का नाम है महाभारत और एक का नाम है रामायण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों महाकाव्यों के बारे में दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जरूर आपने इन्हें देखा भी होगा। महाभारत और रामायण को काफी ज्यादा लोकप्रिय दोस्तों ये महाकाव्य हैं हमारे प्राचीन टाइम के, जिसमें हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन समाज के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है दोस्तों। काफी बेहतरीन महाकाव्य हैं, आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा दोस्तों कभी ना कभी, और नाम तो ज़रूर इनका सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों विज्ञान की पुस्तकें, यानी कि उस टाइम पे साइंस की कौन सी पुस्तकें छपी उतने प्राचीन टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसी समय दोस्तों एक गणितज्ञ थे हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम भी आपने दोस्तों जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो दोस्तों आर्यभट्ट जो है दोस्तों हमारे प्राचीन गणितज्ञ थे भारतीय, काफी ज्यादा पॉपुलर थे दोस्तों, और काफी ज्यादा इन्हें नॉलेज थी मैथमेटिक्स की उस टाइम पे, उतने प्राचीन टाइम में। इन्होंने दोस्तों जो है संस्कृत में एक कृति लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था आर्यभट्टियम। उसमें दोस्तों कई सारे जो है दोस्तों मैथ के सॉल्यूशन मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या अपनी जो ये आर्यभट्टियम नामक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने अपनी स्पेस से संबंधित ये जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है दोस्तों, इससे संबंधित चीजों का भी उतने प्राचीन समय में वर्णन किया था। ठीक है, उन्होंने इसमें लिखा था आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में कि दिन और रात जो है दोस्तों पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों पृथ्वी जो है दोस्तों अपनी धुरी पर क्या करती है, राउंड करती है, चक्कर काटती है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसलिए दोस्तों इन्होंने कहा कि दिन और रात होते हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है दोस्तों इन्होंने कहा था कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर एक हिसाब से हम देखा जाए तो हम इंडियंस जो है ना दोस्तों, हमें अपनी जो प्राचीन चीजें हैं उनसे कोई लगाव है ही नहीं। देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट ने इतनी प्राचीन अपनी कृति में उतने सालों पहले कह दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, और अपनी धुरी पे ही घूमती है, और जबकि हम ये सोचते हैं कि सूर्य निकलता और डूबता है। ये प्राचीन टाइम पे बहुत ही ज्यादा मिथ था दोस्तों, हम ये सोचते थे कि सूर्य जो है इधर उधर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती थी। ये बात आर्यभट्ट ने उतने प्राचीन टाइम में कह दी थी, लेकिन हमने फिर भी इसे कब जाना, जब कॉपरनिकस ने इसे कहा। जब गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया, तब हमें पता चला कि भाई धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, सूर्य नहीं घूम चक्कर लगाता है पृथ्वी के। जबकि आर्यभट्ट ने इतने प्राचीन टाइम पे कह दिया था, लेकिन हम इंडियंस को अपनी ही कृतियों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इन चीजों को आगे नहीं ले जा पाए। ठीक है, इसलिए इतने प्राचीन टाइम पे इतने महान थे आर्यभट्ट, इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी जो है दोस्तों अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों ग्रहणों के बारे में भी काफी ज्यादा वैज्ञानिक अपने तर्क दिए थे। इन्होंने दोस्तों उतने प्राचीन टाइम में वृत्त की परिधि मापने की विधि ढूंढ निकाली थी। उतने प्राचीन टाइम में वृत्त की परिधि उतनी बड़ी बात होती है दोस्तों। आज जो है हम इतने सॉल्यूशंस को, हमारा सर दर्द हो जाता है वृत्त की परिधि निकालने में, जबकि दोस्तों हमारे पास इतने सारे साधन है दोस्तों, हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद है, लेकिन तब भी हम इतनी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं सीख सकते। लेकिन उतनी प्राचीन टाइम में दोस्तों इन्होंने इतनी बेहतर तरीके से, उतनी असुविधा की चीज़ें होती थी उस टाइम पे दोस्तों, वैसी असुविधा में भी इतनी चीज़ें सीख लेना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इनको हमारी तरफ से हेड्स ऑफ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक थे दोस्तों प्राचीन टाइम के आर्यभट्ट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अंकों का प्रयोग भी होता रहा था उस टाइम पे, और भारत के गणितज्ञों ने दोस्तों उस टाइम पे शून्य का आविष्कार किया। यानी कि दोस्तों जो जीरो है, जो आप जीरो लिखते हैं, इसका आविष्कार भी दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। उस टाइम पे दोस्तों जीरो भी हमने दिया।
पूरी दुनिया को जो जीरो का आविष्कार, शून्य का दोस्तों हमने जो आविष्कार करके दिया, पूरी दुनिया को हमने दिया, आर्यभट्ट की देन से दिया। तो दोस्तों आज जीरो का आप महत्व जानते हैं। अगर हमने 1 लाख भी लिखना है तो जीरो का ही यूज होता है पीछे से, 100000, ठीक है। तो जीरो का आज कितना यूज है दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। तो ये जीरो भी दोस्तों जो देन है हमारी, हम भारतीयों की है, आर्यभट्ट जी की है, जो कि एक भारतीय थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों जितने भी इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट लगे सारे नोट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इससे अलावा कुछ आने वाला नहीं है। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। और दोस्तों हम आशा करते हैं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है यहाँ। और थैंक यू आपको दोस्तों, आप देखते रहते हैं हमारी वीडियो। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इन वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इनमें। और हिस्ट्री आपकी यहाँ कंप्लीट हो भी गई है ये बुक, हमें काफी खुशी है दोस्तों आज। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट बुक लेके आएंगे हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की। अब हम कल से पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय दोस्तों।